चैप्टर है हमारा सीपीसी। सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड। जो कोड्स होते हैं ना उनमें प्रोसीजर्स बताए होते हैं, जो एक्ट्स होते हैं उनमें बकायदे प्रोविजंस होते हैं। ये प्रोसीजर है कि अगर आपका कोई सिविल मैटर है तो उसे आपके कोर्ट में कैसे अप्लाई करना है, अगर कोर्ट ने कोई चीज ऑर्डर दी है, जजमेंट दी है, डिक्री किया, इन सब का डिफरेंस क्या है। अगर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे रेस सब्जेडाइज, रेस जुडिकाटा, इन टर्म्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया गया है कि ये सारी चीजों को दोबारा सिविल प्रोसीजर्स या सिविल मैटर्स में इंक्लूड आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब सीपीसी बेसिकली प्रोसीजर बताता है, पहली चीज। दूसरी, इसमें 158 सेक्शंस हैं, एक शेड्यूल है 51 ऑर्डर्स हैं। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, एवरी फैक्ट, ठीक है, एवरी फैक्ट it would be necessary for the plaintiff to prove in order to support his right or judgment of the court, यानी reason of dispute is a cause of action। फिर एक आता है हमारा judgment, decree और final order। judgment यानी legal justification, reasons, grounds why the decree had passed। decree यानी जो हमारा final order होते हैं, और order हमारे जो interimly जो बीच बीच में कोर्ट दे देता है कि नेक्स्ट हियरिंग अब है, नेक्स्ट हियरिंग में आपको डॉक्यूमेंट्रीज लेके आने, नेक्स्ट हियरिंग में हम डिसाइड करेंगे कि क्या चार्जेस अप्लाई होते हैं, नेक्स्ट हियरिंग में हम देखेंगे कि बेल हो रही है नहीं हो रही है। ये सारे जो छोटे छोटे आते हैं वो हमारे ऑर्डर्स होते हैं। जो फाइनल वर्डिक आता है कि इस पर्सन ने इस पर्सन के साथ ये गलत किया है, इस पर्सन के साथ इसने ये सिविल रॉन्ग किया है, इस पर्सन को इतने कॉम्पनसेशन देने हैं, इस पर्सन को ये घर छोड़ना पड़ेगा, ये सब जो फाइनल बातें आती हैं इसे हम बोलते हैं डिक्री। अब ये सब जब पूरी समरी फॉर्म में आते हैं, फुल ब्रीफ, कि किस पर्सन के साथ मैटर था, कौन पर्सन के बारे में क्या क्या डिस्कशन हुआ है, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, फिर फाइनल बीच बीच में कितने ऑर्डर्स आए हैं, फिर फाइनल ऑर्डर ये आया है, फाइनल डिक्री ये आई है, ये सब जब एक पूरी समरी फॉर्म में आते हैं इसे हम बोलते हैं जजमेंट। तो अगर हमें याद करना है बच्चे, तो याद करने के लिए जजमेंट यानी लीगल जस्टिफिकेशन, रीजंस या ग्राउंड व्हाई द डिक्री हैज बीन पास्ट। और जो हमारा फाइनल ऑर्डर है यानी डिक्री, डिक्री में हमें याद करने के लिए कि एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, एजुडिकेशन है, सो फार रिगार्ड्स टू कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, कंक्लूसिव होता है, डिटरमाइंस द राइट ऑफ पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी मैटर ऑफ द कंट्रोवर्सी। इसमें फाइनल राइट आ जाते हैं। डिक्री में भी ऑफ टू टाइप, प्रिलिमिनरी और एक फाइनल डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री यानी कुछ मुद्दे अगर पहले ही सॉल्व हो गए हों, पहले ही एक चीज का फाइनल ऑर्डर आ गया हो, उसको हम बोलते हैं फाइनल प्रिलिमिनरी डिक्री। और फिर जब उसके बाद जब जो एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड अगर फाइनल ऑर्डर यानी फाइनल डिक्री आ रही है, फाइनल जजमेंट आ रहा है, उसको हम बोलते हैं फाइनल डिक्री। अगर इसके आगे अपील वगैरह आप करने जाते हो तो उसको हम फाइनल डिक्री नहीं कहते। सारी अपील्स के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं फाइनल डिक्री। तो तब तक के लिए वो क्या होते हैं, ऑर्डर होते हैं। तो असेंशियल्स ऑफ डिक्री हमें याद करना है, फॉर्मल एक्सप्रेशन और एजुकेशन, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट ऑफ पार्टीज, मस्ट बी रिगार्ड इन द मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी एंड शुड बी गिवन, द एजुकेशन शुड हैव बीन गिवन इन अ सूट। तो एक सूट होगा, एक कंट्रोवर्सी होगी, उसमें राइट ऑफ पार्टी डिसाइड होंगे और एक फॉर्मल एक्सप्रेशन आएगा ऑफ द एजुकेशन, इसको हम बोलते हैं डिक्री। डिक्री होल्डर जिसके फेवर में ऑर्डर आया है, जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट में डिक्री आई है। ऑर्डर यानी इंस्ट्रक्शंस, बीच बीच में जितने इंस्ट्रक्शंस आते हैं, बीच बीच में जितने ऑर्डर्स आते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग ये है, आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, आपको इसे प्रेजेंट करना है, ये वाले विटनेस लेके आइए, ये वाले एविडेंस लेके आइए, ये हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्डर। तो विच इज नॉट अ डिक्री इज कॉल्ड एन ऑर्डर। अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, कुछ ऐसी चार बातें हैं जिनके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं, वैसे ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील नहीं होती है। तो अगर कोई कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट है, फॉल्स फिक्सेशियस क्लेम्स है, या पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट है, मतलब कोर्ट फीस वगैरह रिलेटेड है, तो आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूशन अ सूट, अगर आपने कोर्ट से रिक्वेस्ट की हुई है कि मुझे ये वाला सूट फाइल करना है और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया गया, तो उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो। कॉम्पनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट, इंजंक्शन और इनसफिशिएंट ग्राउंड, अगर किसी पर्सन को बीच केस में ही अगर किसी को इनसफिशिएंट ग्राउंड्स के लिए कोई इम्प्रिजमेंट वगैरह अनाउंस कर दी गई है, तो उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो। कोई अरेस्ट अटैचमेंट लगा दिया गया तो उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो। किसी को अगर कोई फाइन, कॉम्पोजिशन या डिटेंशन में इशू है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो, विच इज नॉट अ डिक्री।
ये पूरा ही अपील पूरा सब्जेक्टिव मैटर है, जज को लगेगा तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो वो इस अपील को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एक आता है हमारा, मैंने बताया था टॉपिक रेस सबजेडाइज, एक टॉपिक है हमारा रेस जुडिकाटा। सबजेडाइज मतलब जब भी आपका एक मैटर ऑलरेडी चल रहा है तो आप डिफरेंट सूट सेम मैटर को लेके स्टार्ट नहीं कर सकते। ये क्या है, रेस सबजेडाइज, कि एक मैटर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है तो आप नया मैटर को नहीं ला सकते। द मैटर मस्ट बी two suits instituted at different times. The matter in the issue in later suit should be directly or substantially in the issue of earlier suit. Such suit should be between the same parties. Each earlier suit is still pending either in same court or any other competent court and but not before a foreign court. तो एक existing matter को अगर आप दोबारा start करने जाओगे तो वो allowed नहीं है, उसके essentials हैं, ये हमें याद रखना है, ये res subjudice है, ठीक है। इसमें बोला है कि डिफरेंट टाइम्स में आपने सूट स्टार्ट किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अर्लियर सूट से रिलेटेड है, फिर सेम पार्टीज हैं और आपका मैटर अभी भी पेंडिंग है, अभी फाइनल वर्डिक्ट आया नहीं और आपने एक और सूट फाइल कर दिया। ये होता है रेस सबजेडाइज। एक होता है रेस जुडिकाटा जिसमें ऑलरेडी एक बार फाइनल डिग्री आ गई है, फाइनल जजमेंट आ गया है, तो आप दोबारा वही मैटर को स्टार्ट नहीं कर सकते। कि अगर आपको बोल दिया गया कि आपके अगेंस्ट सिविल रॉन्ग हुआ था तो उस पर्सन को हमने 6 मंथ्स की जेल दे दी है, इम्प्रिजमेंट हो गया है, अब वो इम्प्रिजमेंट हो गया, 6 मंथ में वो बाहर आ गया, अब आप वापस, आपको अच्छा नहीं लगा कि बाहर कैसे घूम रहा है, आप वापस सेम मैटर पे इशू क्रिएट करोगे और एप्लीकेशन फाइल करोगे तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। रेस subjudicata के essentials हैं, the matter directly or substantially in the issue of former suit and also directly substantially issue in a later suit। तो सेम बातों पे पहले जिस पर डिस्कशन हुआ था सेम बातों पे लेटर सूट भी आप डिस्कशन करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दो। फॉर्मर सूट हैज बीन डिसाइडेड, द फॉर्मर सूट मींस बी डिसाइडेड अर्लियर, पहले वाला मैटर कंप्लीटली डिसाइडेड है, द सेड इशू हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, वो फाइनली खत्म हो गया है। सच फॉर्मर एंड लेटर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और लिटिगेशन ऑफ सेम टाइटल ऑफ पर्सन क्लेमिंग अंडर द सेम अबव। सेम पार्टी जिसके बीच में सेम टाइटल है, सेम क्लेम्स है, सेम स्टेटमेंट्स है, सब कुछ सेम है, इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते, इस टर्म को हम कहते हैं रेस्ट सबजुडिकाटा। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट सबजुडिकाटा on the grounds of public policy, so there should be an end to litigation, the parties to a suit not be harassed to litigate the same issues or matters already decided, the time of the court। इसे हमें क्यों हम लेके आए, क्यों अलाउड नहीं, क्योंकि कोर्ट का टाइम भी वेस्ट हो रहा है अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी की एक ही बार हम सेम पर्सन को सेम चीज के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दे सकते। ये उसके कंडीशंस दिए हुए हैं, डायरेक्टली सब्सटेंशियली इशू है, सेम पार्टीज है, सेम टाइटल है, लेटर सूट भी कंपिटेंट कोर्ट में फाइल किया गया डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशूड, सेम क्वेश्चन पे ही आपने डिस्कशन किया है लेटर सूट में। जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट के जुरिसडिक्शन 4 तरीके से डिसाइड किए गए हैं। जो सब्जेक्ट मैटर तो लॉ से जुड़ के आता है, सब्जेक्ट मैटर का जुरिसडिक्शन। फिर प्लेस ऑफ सुइंग ऑफ टेरिटोरियल स्पेसिफिक एरिया है जुरिसडिक्शन ओवर द पर्सन, तो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा। पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है, मनी रिलेटेड है। तो जो एक कोर्ट होता है, तो ये सीपीसी हम पढ़ रहे हैं, तो सीपीसी प्रोसीजर बताएगा कि आपको अल्टीमेटली किस एरिया में अपना सूट फाइल करना है। तो क्या वो पिक्यूनरी रिलेटेड है तो आप देखो कि हाँ क्या ये कोर्ट उतने पैसे का केस हैंडल कर सकता है कि नहीं। क्या ये जुरिसडिक्शन ओवर पर्सन है, तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को अलाउ करता है कि हम इस सिविल कोर्ट में जाके अप्लाई कर सकते हैं, मतलब स्टेट वाइज है तो हम किसी और हाई कोर्ट में तो नहीं जा सकते, हम जिस स्टेट में रहते हैं उसी के हाई कोर्ट में जाएं। प्लेस ऑफ सुइंग और टेरिटरी, जहां आप रहते हो, जहां आप बिजनेस करते हो, जहां से आप प्रॉफिट कमाते हो, जिस पर्सन के अगेंस्ट करना है वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ प्रॉफिट कमाते हैं, वो सारी चीजों को कंसिडर करते हुए आपको एक प्लेस ऑफ सुइंग का भी जुरिसडिक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। और सब्जेक्ट मैटर, एक्चुअली आपकी प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है वो सब भी डिपेंड करेगा, उसके बाद आप जुरिसडिक्शन डिसाइड कर सकते हैं कौन से सिविल कोर्ट में हमें जाना चाहिए। अगर आप मुंबई में रह रहे हैं तो क्या आप मुंबई से बैठ के विशाखापट्टनम में सूट फाइल कर सकते हैं कि नहीं, ये सब कंप्लीटली इन 4 बातों पे डिपेंड करता है। फिर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन यानी फ्रेश एप्लीकेशन, जहां फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फाइल होती है। एपिलेट, जहां अपील के लिए एप्लीकेशन फाइल होती है। क्रिमिनल एंड एपिलेट, तो क्रिमिनल के लिए अलग से कोर्ट डिसाइड किए गए। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ बोथ ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिसडिक्शन ऑफ द वेरियस मैटर। तो 3 टाइप के एक और क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज हम कहेंगे जो जिसमें उनकी पार्ट्स डिफाइन की। तो ओरिजिनल एप्लीकेशन किसके पास जाती है, तो उनके पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। एपिलेट जुरिसडिक्शन जिनके पास है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास हम अपील करने जाते हैं तो उनके पास एपिलेट जुरिसडिक्शन है। और क्रिमिनल एंड एपिलेट जुरिसडिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट के पास है व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल मैटर, और हाई कोर्ट के पास भी है। तो सारे मैटर्स आप
फाइल कर सकते हैं एज पर सीपीसी पर, अनलेस एंड अदरवाइज एक्सप्रेसली किसी और एक्ट में अगर क्लियरली बोला है कि आप इस कोर्ट में नहीं जा सकते, तो उन चीजों का जुरिस्डिक्शन उनके पास नहीं होगा। आपने जैसे कंपनी लॉ में क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कंपनीज के केसेस एनसीएलटी में जाएंगे तो आप सिविल कोर्ट में लेके जाएंगे तो सिविल कोर्ट के पास उस चीज का जुरिस्डिक्शन नहीं है। इसका जुरिस्डिक्शन किसके पास है? एनसीएलटी के पास। फिर प्लेस ऑफ सुइंग, प्लेस ऑफ सुइंग में हमने देखा है कि जहां पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो, अब इसमें आप उस एरिया, उस लोकल लिमिट्स में जाके उस लोकल लिमिट्स के जुरिस्डिक्शन में जाके कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। जैसे आपकी प्रॉपर्टी मुंबई में सिचुएटेड है तो मुंबई के सिविल कोर्ट में आप जाके कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं, पर आपका जो पिन कोड है उसके लोकल लिमिट्स में जो भी सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वहां जाके आप कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर होना चाहिए, जिसमें आप रेंट या प्रॉफिट रिकवर करना चाहते हो, पार्टीशन कराना चाहते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, मॉर्टगेज की हुई थी तो बैंक उसे फोरक्लोजर कराना चाहता है, किसी का राइट या इंटरेस्ट डिटरमाइन करना है मूवेबल प्रॉपर्टी में, या कोई कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या कोई रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट विच इज सो अटैच टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसलिए उसे भी कंसिडर किया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी में। तो इन अगर ये आपके 5-6 मैटर्स हैं तो आप लोकल लिमिट्स में प्लेस ऑफ सुइंग अप्लाई कर सकते हैं। फिर सेट ऑफ काउंटर क्लेम और इक्विटेबल सेट ऑफ। सेट ऑफ यानी कि अगर कोई अमाउंट आपने क्लेम किया था, अब वो ऑलरेडी क्या हुआ कि एक पर्सन ने क्लेम किया था कि मुझे इस पर्सन से 1 लाख लेने हैं, उस पर्सन ने आके अपने स्टेटमेंट में कहा कि मुझे खुद इससे 60,000 लेने, तो सेट ऑफ क्या हुआ? 40,000। तो आप 40,000 पे करो, यहाँ पे ये चीज सेट ऑफ। काउंटर क्लेम में भी यही होता है कि जब ओरिजिनल क्लेम के ऊपर आपने बोला मुझे इससे 1 लाख लेने, काउंटर क्लेम में आके उन्होंने बोला कि मुझे इससे 2 लाख रुपीज लेने, तो उसने अपने आके और काउंटर क्लेम आके कर दिया। तो अगर याद करने के लिए, तो रेसिप्रोकल एक्विटेबल ऑफ डेट्स बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, इट हैज इफेक्ट extinguishing the plaintiff claim to the extent of the amount claimed by the defendant as counter claim। अब काउंटर क्लेम यानी प्लीडिंग ऑफ सेट ऑफ, अब बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ ने जो कहा उसके अगेंस्ट में जाना। इक्विटेबल सेट ऑफ यानी मास्टर सर्वेंट या सैलरी और लॉस, तो आप ही के रिलेशन में किसी पर्सन ने आपका कोई लॉस कराया, अब आप उसे पे भी करते हैं और उन्होंने लॉस भी करा लिया, तो इक्विटेबल, तो आप उसकी सैलरी से या तो वो चीज कट कर लो या फिर उनसे वो रिकवर कर लो और फिर सैलरी में उनको कम दे देना या ज्यादा दे देना या सैलरी कंप्लीट दे देना। तो वो जो रिलेशन है आपका मास्टर सर्वेंट, एक एग्जाम्पल है इस चीज के लिए, वो जो रिलेशन है उस चीज के लिए आप इक्विटेबल सेट ऑफ कर सकते हैं, जिसमें क्रॉस डिमांड्स इंक्लूड होती हैं। अब एक उन्होंने एक्सप्लेन किया टेम्पररी इंजंक्शन और इंटरलॉक्टरी ऑर्डर्स। टेम्पररी इंजंक्शन यानी कुछ टाइम के लिए हमें स्ट्रिक्टली एक इंजंक्शन की जरूरत है जिसमें अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है, बट आगे प्रोसीड करने के लिए, आगे हियरिंग्स करने के लिए टेम्पररी इंजंक्शन कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा टू रिस्ट्रेन any such act or make such or other order for purpose of staying or preventing the wasting, damaging, alienation, removal or disposition of the property। सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं, wasting, damaging, alienation, sale or removal of disposition of the property or disposition of the plaintiff or otherwise causing injury to the plaintiff relation to any property in dispute in such suit which is proved बाय द एफिडेविट और अदरवाइज। तो आपको क्लियरली प्रूव करना पड़ेगा कि इसके काम करने से मुझे डेंजर हो रहा है, मेरा प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है या वेस्ट हो रहा है, तो आप स्टे लगा दो। तो जब आपको टेम्पररी इंजंक्शन चाहिए तो कोर्ट में कोर्ट दे सकता है टेम्पररी इंजंक्शन, बट यू हैव टू प्रूव दैट डैमेज हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, डिस्पोजिशन हो रहा है, प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हो रही है, तो इस चीज के लिए प्लेंटिफ को एविडेंसेस देने पड़ेंगे और इंजंक्शन वो ले सकते हैं। इंटरलॉक्टरी ऑर्डर यानी बीच बीच में जो भी ऑर्डर्स आते हैं, तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो जल्दी नेचुरली और स्पीडीली खत्म होने वाला है, तो उसके लिए अगर कोई सेल वगैरह ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने, तो उसको इंटेलेक्टिव ऑर्डर में हम कवर करेंगे। डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन में बोला है कि कोर्ट, सिविल कोर्ट, सीपीसी में उन्होंने बताया कि सूट फाइल करोगे तो सिविल पावर है उनके पास कि वो कोई भी किसी भी चीज को डिटेन कर सकते हैं, किसी भी चीज को प्रिजर्व कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सैंपल ऑर्डर कर सकते हैं, ये सारी पावर सिविल कोर्ट के पास है। डिपॉजिट ऑफ मनी करा सकते हैं। कैसे सूट फाइल होता है? सबसे पहले अपोजिंग पार्टीज, कॉज ऑफ एक्शन एनर्जी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट और रिलीफ क्लेम, ये 4 बातें इंपॉर्टेंट हैं व्हेन इट कम्स टू फाइलिंग अ सूट। एक टॉपिक उन्होंने एक्सप्लेन किया मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज और मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज यानी कि आपने एक मैटर फाइल किया है, अब उसमें आपने उनकी फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड किया, अब उनका कोई रिलेशन नहीं उस मैटर में, तो मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज, आपने जानबूझ के ऐसे लोगों को ज्वाइन कराया जिनका कोई मैटर में इंटरेस्ट नहीं है। तो जनरली आपको इन लोगों को
नहीं करना है, but to avoid such में two factors are essential. The right of relief must arise of the same fact transaction brought by the plaintiff against the defendant. There must be a common question of law of फैक्ट. तो उनका अगर कोई रिलेशन है तो ही हम उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज नहीं है. ऐसी मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन जैसे कि ए एक्स फाइलर सूट अगेंस्ट वाई ऑल्सो मेड जेड अ रिपीटेड बिजनेस ब्रदर ऑफ बी party to this called misjoinder of parties. Or X filed a suit of Y not for the property in issue but refer to a property which was never in a possession of Y. This is misjoinder of cause of action. Misjoinder of cause of action जिस सब्जेक्ट मैटर पे आपको एक्शन लेना वो ना इंक्लूड करके ऐसी चीजें भी इंक्लूड करना जिसमें इस केस का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उन चीजों के लिए भी misjoinder of cause of action कवर हो जाएगा. Important stages of proceeding of a suit: presentation of plaint, service of summon, filing of written statement, appearance of parties, examination of parties, framing of issues और hearing. सबसे पहले plaint present करनी है, फिर summon सबको नोटिस जाएंगे कि इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट फाइल किया, फिर वो पर्सन रिटन स्टेटमेंट देंगे, फिर दोनों पार्टीज अपियर होंगी, फिर एग्जामिनेशन पार्टीज का होगा, इशू फ्रेम होगा, फैक्ट एंड इशू क्या, फिर हियरिंग्स होगी, आर्गुमेंट्स होंगे, विटनेसेस आएंगे और फिर फाइनल जजमेंट आ जाएगा. डिलीवरी ऑफ समन ऑफ सबको एक एक डिलीवरी उनके एजेंट को उनकी कंपनी के बोर्ड के बाहर हर जगह आपको समन पहुंचाने हैं. अपीयरेंस पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन पेरेंट्स. हमको ये पता है कि अगर कोई अपीयर नहीं हुआ तो एक्स पार्टी ऑर्डर आ जाता है. A defendant has 4 remedies available if an ex parte decree is passed. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्स पार्टी डिक्री आ गई है उसके अगेंस्ट में आ गया है तो वो अपील फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर रिव्यू फाइल कर सकते हैं, सेट असाइड करा सकते हैं एक्स पार्टी डिक्री एंड कॉल आल्सो फाइल अ सेट असाइड एक्स पार्टी डिक्री ऑब्टेन बाय फ्रॉड. वो भी चीज का प्रूफ देके वो इस चीज को करा सकते हैं. फिर अपील्स 4 टाइप की होती है. जब से पहले ओरिजिनल डिग्री की अपील होती है, फिर एक सेकंड अपील जब आप खुश नहीं हो अपील से भी, फिर अपील फ्रॉम ऑर्डर्स जो छोटे छोटे ऑर्डर्स आते हैं वो, और अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट जो हमारी फाइनल अपील होती है. तो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री यानी कि स्मॉलर कोर्ट से आप उसके कोई भी हायर कोर्ट में जा रहे हो. सेकंड अपील जब हायर कोर्ट से आप हाई कोर्ट में जा रहे हो, ठीक है. उसके बाद फिर अपील टू सुप्रीम कोर्ट. तो जब जब हाई कोर्ट से भी आप डिसएग्री करते हो तब आप स्पेशल अपील फाइल कर सुप्रीम कोर्ट ने. सुप्रीम कोर्ट सारी अपील एक्सेप्ट नहीं करता है, पहले आपको स्पेशल लीव देनी पड़ेगी, स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप मेरी अपील को एक्सेप्ट करेंगे, अपील वाली एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं. रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. रेफरेंस यानी जब हाई कोर्ट को आप कोई हाई कोर्ट का ही मैटर रेफर करके दे रहे हैं कि इस केस में भी सेम ट्रांजेक्शन थे, सेम सब्जेक्ट मैटर सब कुछ सेम था, तो आप सेम केस का जजमेंट को रेफर कर सकते हैं. रिव्यू जब वो रिकंसिडर करता है बाय द सेम कोर्ट अपना ही जजमेंट, जैसे हमने एक्स पार्टी ऑर्डर को देखा, अपना ही जजमेंट को जब वो रिव्यू करते हैं. और रिवीजन जब अपने ही जजमेंट में कुछ उनको लगता है इंटरप्रिटेशन इश्यूज हैं या कोई चीज मिस आउट हो गई तो उसको वो रिवाइज कर सकते हैं, या सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने उसको क्लियरली फाइल नहीं किया है तो उसे वो रिवाइज कर सकते हैं. सूट बाय और अगेंस्ट माइनर एंड लुनाटिक्स. तो अगर माइनर को केस फाइल करना है और लुनाटिक को, तो इनको अपने लिए कोई गार्जियन हमेशा लेके जाना ही पड़ेगा. जैसी मेजॉरिटी होगी तो इन लोग उस चीज को मैटर को खुद से अपनी मर्जी से हैंडल कर सकते हैं. समरी प्रोसीजर्स हमने लिमिटेशन एक्ट में भी समझा था, जो बड़े ही क्विक होते हैं, स्पीडी प्रोसीजर्स होते हैं. इनकी लिमिटेशन 10 days to 90 days होती है. इसमें ये सारे ऑफेंसेस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ये सारे ऑफेंसेस को हम समरी प्रोसीजर में कंसिडर नहीं कर सकते हैं. जो ऑफेंसेस मतलब हम कौन कौन से कंसिडर कर सकते हैं? ऑफेंसेस विच आर नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मतलब बड़े बड़े ऑफेंसेस को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते. और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years, मतलब जो छोटे हो, जिनकी वैल्यू 2000 से कम हो, जो रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलिंग प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड, जिनकी 2000 से वैल्यू कम हो, एग्जिस्टिंग कंसीलमेंट डिस्पोजल ऑफ स्टोलिंग प्रॉपर्टी, जिनकी वही सेम चीज 2000 से कम वाली प्रॉपर्टीज को, और इम्प्रिजनमेंट जिनका डेथ नहीं हो, लाइफ नहीं हो, या 2 years से एक्सीड नहीं करता, वो जो छोटे छोटे मैटर्स होते हैं उनको समरी प्रोसीजर में हम कंसिडर कर सकते हैं. बेसिकली कोई छोटा छोटा रिसीविंग ऑफ अमाउंट हो, कोई छोटा अमाउंट प्रोमिसरी नोट हो, कोई नेगोशिएबल, उसके लिए आप समरी सूट फाइल कर सकते हैं. फिर यहाँ पे पावर ऑफ सिविल कोर्ट चाहिए जो हर एक्ट में कहीं ना कहीं होती है. सबसे पहले वो एग्जामिनर ऑफ ओथ, ठीक है, पर्सन्स को बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बुलवा सकते हैं, एफिडेविट्स बुला सकते हैं. इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से कोई भी रिकॉर्ड, पब्लिक रिकॉर्ड बुलवा सकते हैं. फिर विटनेसेस को बुला सकते हैं, एक्स पार्टी ऑर्डर दे सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हैं अपने ही ऑर्डर को, और एनी अदर मैटर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड सिविल कोर्ट की पावर्स हैं. फिर हमें एक एक्ट एक्सप्लेन किया गया उन्होंने, कमर्शियल कोर्ट्स में उन्होंने बताया गया कि अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं तो कमर्शियल कोर्ट एक्ट एक्सेप्ट होगा. इसमें उन्होंने बताया कि वैल्यू क्या होगी और कमर्शियल कोर्ट्स में shall not be less than 3 lakhs and such
मच हायर वैल्यू, तो 3 लाख से ऊपर के डिस्प्यूट्स हैं आपके, तो आप कमर्शियल कोर्ट्स में आ सकते हैं। ये स्पेशल एक उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोड बनाया हुआ है जिससे बाकी सिविल कोर्ट का बर्डन कम हो सके, और इसमें हायर वैल्यू भी इंक्लूड कर दी कि 3 लाख से बिलो क्या है तो आप सिविल सूट पर, 3 के ऊपर है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इस कमर्शियल कोर्ट्स में कवर हो सकते हैं। ये बेसिकली रिकवरी ऑफ मनी के लिए होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या इंटेंजिबल राइट हो, इसके लिए कमर्शियल कोर्ट को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ये हमारा हो गया सीपीसी। हमें इसमें बेसिक प्रोसीजर्स के बारे में समझना है, एक जो कंप्लीट प्रोसीजर है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे होता है, वो डिक्री ऑर्डर जजमेंट क्या होता है, अगर हम डिक्री ऑर्डर कोर्ट जजमेंट क्या होता है, और रेस जुडिकाटा, रेस सब्जुडाइज, ये सारे टॉपिक्स को हमें क्लियरली याद करना है।